हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हमने चैप्टर 1, 2 को कंप्लीट कर लिया, बाकी आप लोग रिवीजन भी इसके कर ही रहे होंगे। अभी हम चैप्टर 3 को कंप्लीट करते हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है और फिर हम लोग इसका लाइन बाय लाइन रीडिंग। संश्लेषित रेशों के प्रकार हम लोग देखेंगे और फिर इसमें आगे हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। फिर आगे दिया गया इसमें प्लास्टिक और पर्यावरण। इसी के साथ हम लोग चैप्टर 3 को भी कंप्लीट करेंगे। बाकी अभी हम करते इसका रीडिंग। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं, कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक रेशे जैसे जूट हो गया और रेशम हो गया, ऊन, कपास। ठीक। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। देखिए, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे क्या है? धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को हम देख सकते हैं। ये मनके और ये क्या है? कागज क्लिप जोड़कर बनाई गई लंबी श्रृंखलाएं। एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक या फिर पॉलीमर कहलाती है। पॉलीमर क्या है? एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली तथा मर से मिलकर बनी है। पॉली का अर्थ अनेक, मर का अर्थ भाग या इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास से क्या है? बहुलक है, जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। अब हम देखते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। नंबर 1, रेयान। रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। क्या? रेशम जो है कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयान अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है। रेयान निर्मित वस्तुएं। इसके बाद हम देखते हैं नायलॉन। तो क्या हुआ? रेयान कैसा रेशा है? ये मानव निर्मित रेशा, कृत्रिम रेशा है और रेशम की भांति ही रहता है। ठीक। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं नायलॉन को। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया जाता है और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। पौधे या जंतु से इसे प्राप्त किया जाता है। इसका निर्माण कोयले, प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया। इसका निर्माण कोयला या जल या वायु से किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे, नायलॉन का उपयोग, पैरासूट
और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ये नायलॉन से निर्मित विभिन्न वस्तुएं, पर्दे, पैराशूट में नायलॉन रेशों का उपयोग। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। हमने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवस्था देखते हैं। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु सामान में बुना जा सकता है। पेट क्या है? पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत सी उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है। इसकी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वह रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? एक्राइलिक। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्राइलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आगे दिया जा रहा है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या है। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध, रख रखाव में सुविधाजनक आदि। फिर हम पढ़ते हैं प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है और अन्य में यह तिर्यकबद्ध होती है। ये रेखीय और ये क्रॉसबद्ध व्यवस्था है, तिर्यकबद्ध। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है। प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया भी जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में भी बदला जा सकता है, इसकी तारें बनाई जा सकती है। इसलिए इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं प्लास्टिक निर्मित ये सब विभिन्न वस्तुएं। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाले पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। हम देखते हैं कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक को गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौनों, कंघियों, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। और दूसरी ओर क्या है, जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ये क्या है? थर्मोसेटिंग, मतलब थर्मोसेट हो गया वो। उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग मतलब एक बार ढाल दिया गया बस। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। या बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे
आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में किया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं और ये थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि को भी गिनना प्रारंभ करें तो हमें यही प्लास्टिक दिखाई देता है। फिर क्या है, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। ये सब प्लास्टिक के कुछ गुण हैं। और प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। प्लास्टिक कुचालक है। क्या आप जानते हैं, प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखकर उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं: दवा की गोलियां, टिकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय तंत्र में उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग किए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्रों को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। अग्निशाह प्लास्टिक एक होता है। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ाई होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। फिर इसके बाद प्लास्टिक और पर्यावरण। हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में जाता है। पदार्थ जो प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो अगर ये अर्थ में रहेगी तो ये गलेगी नहीं, और अगर हम इसे जला देते हैं तो इससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। अपशिष्ट के प्रकार, अब यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए थे, है ना। जैसे फल और सब्जियों के छिलके, इन्हें समाप्त होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह। पदार्थ की प्रकृति, जैव निम्नीकरण। कागज 10 से 30 दिन, जैव निम्नीकरण। सूती कपड़ा 2 से 5 माह। यहाँ से क्वेश्चन बना था मिलान करने वाला। फिर ये जैव निम्नीकरण, ऊनी वस्त्र 1 वर्ष, टिन, एल्यूमिनियम, अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष, जैव अनिम्नीकरणीय है ये सब। फिर प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्ष ले सकती हैं, जैव अनिम्नीकरण, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित कर देता है। प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। हम समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है। और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करना चाहिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाना चाहिए। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अन्य तरीके, अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत हमें रखना चाहिए: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। 4R। उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए और पुनः प्राप्त करिए। रेशा विवेक। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या फिर जूट का थैला लेकर जाना चाहिए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग हमें करना चाहिए।
कोई ऐसा कचरे का ढेर हम देखते हैं जहाँ पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही हो। खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं, जिसके कारण प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रेपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। अतः एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने देश को, अपने विश्व को, संपूर्ण विश्व को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त करें। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एक्राइलिक को समझा, कृत्रिम रेशे, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयान, संश्लेषित रेशे, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक को समझा। अभी हम लोग करते इसका रिवीजन। संश्लेषित रेशे हमने पढ़ा और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होती है। हमने वो देखा था ना एग्जाम्पल, जो क्या कहलाते हैं? बहुलक। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। फिर संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तु जैसे रस्ते, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्ष यान, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोग में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के बृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर इन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बने जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर। प्लास्टिक सभी ओर विद्यमान है। फिर प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी भी नहीं है। जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरण संकट को न्यूनतम कर सकें। अभी कुछ जानकारी हम लोग और लेते हैं। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है या प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो उसकी पूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। तो इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।